नमस्कार, आप देख रहे हैं रब लाइव। आज की सबसे बड़ी जो खबर है कि नीतीश कुमार से जो भूपेंद्र यादव धर्मेंद्र प्रधान जो मिलने के लिए आए थे, उस बात का खुलासा हो गया कि किस कारण से धर्मेंद्र प्रधान मिलने के लिए आए थे। जो क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर भूपेंद्र यादव बीजेपी के बिहार के प्रभारी थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वो पसंद नहीं थे। बहुत सी बातों थी जिस पर कि उनकी चुप्पी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अखरती थी। इन्हीं बातों को लेकर के बीजेपी नेतृत्व को भी जब यह ज्ञात हुआ कि मुख्यमंत्री इस बात को लेकर नाराज हैं, तब उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा और आज यह खबर आ गई कि धर्मेंद्र प्रधान बिहार के प्रभारी बना दिए गए। इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक मिश्रा जी, इस खबर को आप कैसे देखते हैं? ठीक है, इस पर बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता अमन सांडिल भी हैं और इनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी पार्टी दावा करती है बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा और इनकी पार्टी यह भी दावा करती है कि बीजेपी को हम चेताते हैं नीतीश कुमार खेल करेंगे बीजेपी के साथ। ये इनकी पार्टी का दावा होता है। लेकिन अब आपके सवाल पर आते हैं। सवाल जो है वो सवाल ये है कि आखिर एक तकनीकी दिक्कत आ गई है जिसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे और इस तरह की तकनीकी दिक्कत को हम लोग ठीक करके बात करें, ज्यादा बेहतर होगा। तो आपका सवाल है कि जो कुछ हुआ है उसको किस तरीके से देखते हैं। देखिए सर, इस घटना को देखिए, उससे पहले आप उस इफ्तार पार्टी की तरफ चलिए या फिर उन दावते इफ्तार की तरफ चलिए। एक नहीं, दो दावते इफ्तार का जिक्र यहाँ जरूरी है। पहला दावते इफ्तार जो राबड़ी आवास में रखा गया और नीतीश कुमार एक अने मार्ग से पैदल राबड़ी आवास पहुंचे, बहुत सहज नजर आए। राबड़ी देवी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, तेज प्रताप यादव के साथ, लालू परिवार के साथ मीसा भारती भी थी। उसको लेकर कई तरह के कयास लगे और नीतीश कुमार जब पैदल राबड़ी आवास पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर कयास लाजमी इसलिए हो जाते हैं कि नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है और ये मानी हुई बात है कि नीतीश कुमार यूं ही कुछ नहीं करते। वैसे भी राजनीति में यूं ही कुछ नहीं होता, लेकिन खासकर नीतीश कुमार की बात करें तो वो बिना मतलब के कुछ नहीं करते। तो एक तो वो तस्वीर सामने आ गई। उसके बाद जेडीयू की इफ्तार पार्टी थी, वहां तेजस्वी यादव पहुंचे, आमंत्रित किया गया, तेजस्वी यादव पहुंचे और तेजस्वी यादव को गाड़ी तक नीतीश कुमार छोड़ने आए। तो अभी ये चल ही रहा था कि भाई क्या मामला है, नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल करेंगे, क्या करेंगे। तब तक ये खबर आ गई कि धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान मुलाकात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और इस मुलाकात के पीछे की वजह जो बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि जिस तरह से बीजेपी नेताओं के बयान सामने आते हैं नीतीश कुमार को लेकर, जैसे सांसद छेदी पासवान ने कभी कह दिया कि नीतीश कुमार सत्ता के लिए दाऊद इब्राहिम से भी समझौता कर लेते हैं। और वो मामला अभी शांत ही पड़ा था कि नीतीश कुमार को जिन चीज़ों से परहेज है, कॉमन सिविल कोड और 3 तलाक जैसी बातें सामने आने लगती है और उसको लेकर नेताओं के बयान सामने आने लगते हैं। सीए एनआरसी को लेकर भी बयान सामने आने लगता है। तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू असहज होती है ऐसी चीज़ों से। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े नाराज थे। कहा तो यह भी जा रहा है, जो जानकारी है, कि बड़े भीषण रूप से नाराज थे और इस तरह के बयानों पर चूंकि बीजेपी के प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव, तो नीतीश कुमार को अपेक्षा होती थी कि वो अपने नेताओं को शांत कराएं, लेकिन भूपेंद्र यादव चुप्पी साध लेते थे। कम से कम नीतीश कुमार को यही लगता था कि भूपेंद्र यादव चुप्पी साधे बैठे हैं। तो भूपेंद्र यादव से भी नाराजगी थी। तो अपनी और नीतीश कुमार को लगा कि अब हम वैसी स्थिति में हैं, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है, नीतीश कुमार की भूमिका उसमें अहम हो सकती है। तो नीतीश कुमार को लगा कि नहीं, और जो मैसेज दिया तेजस्वी यादव के साथ मिलकर, तो मैसेज शायद ये देने की कोशिश की कि हमारे पास विकल्प हैं। लालू यादव भी अब बाहर हैं और नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच की दोस्ती की संभावना न पहले कभी खत्म हुई थी न अभी खत्म हुई है, भले लालू यादव कोई भी बयान दे। तो बीजेपी थोड़ा बैकफुट पर आई। नीतीश कुमार को लगा कि नहीं, अब हम फ्रंट फुट पर खेल सकते हैं, फ्रंट फुट पर खेलने की स्थिति में हैं। तो उन्होंने बीजेपी को अपनी नाराजगी से अवगत कराया या बीजेपी को नीतीश कुमार की नाराजगी की भनक लगी। बीजेपी सहमी। धर्मेंद्र प्रधान को भेजा गया आनंद फानन में। धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की और देखिए, मुलाकात के कुछ ही घंटे बाद ये खबर आ जाती है कि धर्मेंद्र प्रधान अब बीजेपी के प्रभारी बना दिए गए हैं और जो पहले प्रभारी थे भूपेंद्र यादव, वो निपट गए हैं, उन पर गाज गिर गई है, उनकी छुट्टी हो गई है।
तो जाहिर है नीतीश कुमार ने एक तरह से खेल की शुरुआत कर दी है और इसको छोटी मोटी घटना बिहार की सियासत में नहीं कही जाएगी। ये बिहार की सियासत के लिहाज से बड़ी घटना है। अभिषेक जी, आपको याद होगा कि इन दिनों इन लोगों के बयानों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक जमाना था जब बीजेपी में अरुण जेटली से उनकी काफी बनती थी और अरुण जेटली को तारनहार भी कहा जाता था, दोनों के बीच एक सेतु का काम करते थे। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान वही उसी काम के लिए लाए हैं? देखिए बहुत बिल्कुल आपका सवाल बहुत सही है और आप जो सोच समझ रहे हैं मेरी समझ भी वही कहती है। देखिए अरुण जेटली के निधन के बाद बहुत दिनों से बीजेपी में वैसे नेता की वैकेंसी थी, वैसे नेता की जगह खाली थी जो नीतीश कुमार और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच, जो जेडीयू और बीजेपी के बीच समन्वय स्थापित कर सके। नीतीश कुमार को मना कर रखना पड़ता है, नीतीश कुमार को मनाए रखना पड़ता है क्योंकि नीतीश कुमार और बीजेपी की जो विचारधारा है, जेडीयू और बीजेपी की जो विचारधारा है वो नदी के दो किनारों की तरह तो नहीं है लेकिन कमोबेश उसी तरह की है। बीजेपी आज अटल आडवाणी वाली बीजेपी नहीं है, ये जेडीयू के लोग भी कहते हैं। और बीजेपी जिस तरीके से अपने सहयोगी दलों को ट्रीट करती है उससे भी ये साफ है कि बीजेपी अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी है, ये अटल आडवाणी की बीजेपी नहीं है। और बीजेपी ने खुद अपने बड़े बड़े नेताओं को जिस तरीके से ट्रीट किया है वो भी आप जानते हैं, देखते हैं, या जो आरोप लगता है। तो कुल मिलाकर ये मामला है, धर्मेंद्र प्रधान के जरिए इस वैकेंसी को भरा गया है, पूरा किया गया है। अरुण जेटली की जगह धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है। ये मुश्किल टास्क होगा धर्मेंद्र प्रधान के लिए कि नीतीश कुमार को मनाए भी रखना है और अपने बीजेपी के नेताओं को चुप भी रखना है। अभिषेक जी, अभी आपने जो जिक्र किया सीए और एनआरसी को लेकर के, काफी दिनों से मामला शांत था। जब पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को कहा तब से यह फिर से चर्चा में आ गया है। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण लेट हुआ था और इसे हर हाल में लागू करेंगे। इसी बात पर प्रतिक्रिया आई है बिहार सरकार के मंत्री संजय झा की, उन्होंने कहा कि बिहार में ये नहीं होगा। तो इस तरह तो टकराव बढ़ेगा इन दोनों के बीच में। बिल्कुल टकराव बढ़ेगा, सीए एनआरसी को लेकर टकराव बढ़ेगा। और देखिए सीए ऐसा मुद्दा जिसका समर्थन सीएबी का समर्थन जेडीयू ने किया था संसद में। सीएबी यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ संसद से और उसके बाद ये सीए बना, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तब प्रशांत किशोर जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और उन्होंने इसका विरोध किया था। पवन कुमार नीतीश कुमार के एक और खास सिपा सलार थे और पवन वर्मा और प्रशांत किशोर की 2015 के विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका रही है बताने की जरूरत नहीं है। मैंने उस चुनाव को बड़े नज़दीक से कवर किया है और दोनों की भूमिकाओं को मैं समझता हूं। आरजेडी की तरफ से मनोज झा की क्या भूमिका रही है वो भी मैं समझता हूं, वो भी मैंने देखा है। तो पवन वर्मा और प्रशांत किशोर जैसे दिग्गज नीतीश कुमार के करीबी नाराज हुए, दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब नीतीश कुमार या जेडीयू किसी भी हाल में सीए और एनआरसी की मुखालफत करना चाहती है, कर रही है, क्योंकि नीतीश कुमार अक्सर ये कहते हैं क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करेंगे। तो नीतीश कुमार जो कहते हैं उसको लेकर अगर जिस तरह से संसद में उन्होंने इसका समर्थन किया सीएबी का, उससे एक परसेप्शन बना, जो मैं समझ पाया या जो खबरें चल रही थी, एक परसेप्शन बना कि क्या नीतीश कुमार ने समझौते किए हैं। तो नीतीश कुमार अब बिल्कुल बैकफुट पर खेलने के मूड में नहीं है, फ्रंट फुट पर खेलना चाहते हैं। और अगर संजय झा ये कह रहे हैं कि बिहार में ये नहीं होने देंगे तो जाहिर तौर पर टकराव बढ़ेगा और भीषण टकराव बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी के नेता, बिहार में बीजेपी के नेता, बीजेपी कोटे के मंत्री तो खुलकर कहते हैं, कॉमन सिविल कोड पर खुलकर बात करते हैं, लागू होगा, सीए पर बात करते हैं, एनआरसी पर बात करते हैं। हमारे साथ अभी लोक जनशक्ति पार्टी के युवा नेता और प्रवक्ता अमन सांडिल्य जी भी हैं, इनसे जानेंगे इन सब बातों को लेकर आप क्या कहेंगे। अमन सांडिल्य जी, आप लोग तो बराबर कहते आए हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, लेकिन इन दिनों बीजेपी से जो है नीतीश कुमार थोड़ा दबते थे, लेकिन इन घटनाओं ने फिर से जाहिर कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में। देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, ये तो बार्गेनिंग करने वाले नेता हैं, जिसके साथ भी रहेंगे बार्गेनिंग करेंगे। तो बार्गेनिंग वही कर सकता है ना जिसका कोई वजूद हो। हाँ ठीक है, ये मुख्यमंत्री हैं तो वजूद क्यों नहीं है, उनके वजूद को तो हम स्वीकार करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका वजूद नहीं है, उनका वजूद है, उनका कद है, इससे मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। हमारा जो विरोध है नीतीश कुमार से, वो शासन को लेकर के है, व्यवस्था को लेकर के है।
जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, उसको लेकर के। नहीं वो तो है। आज हम बात कर रहे हैं अमन सांडिल्य जी की ये जो अभी जो बीजेपी में जो चेंजेज हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी बनाए गए हैं, वैसी स्थिति में दोनों के रिश्तों पर क्या असर होगा? इसमें अब बीजेपी क्या सोचती है, बीजेपी के रिश्ते और जदयू के रिश्ते में ये दोनों कितने समय तक बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में रह पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये तात्कालिक सॉल्यूशन है, ये दीर्घकालिक सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है ना। जो संबंध थे बीजेपी और जदयू में, उन संबंधों में इतनी खटास आ चुकी है कि उसको कुछ समय के लिए भरने का प्रयास किया गया है। थोड़ा बहुत जो लेवलिंग करना पड़ता है, जैसे रोड जब टूट जाता है तो नया रोड बनने से पहले थोड़ा सा उसमें कुछ ना कुछ डाल करके उसको भर दिया जाता है ताकि गाड़ी चल सके। लेकिन वो काम कब तक करेंगे? वो बहुत दिनों तक आप नहीं कर सकते। तो ये तात्कालिक है, ये दीर्घकालिक नहीं। चलिए अमन सांडिल्य जी, आपसे आखिरी सवाल में रही है कि सीए और एनआरसी पर आपको क्या लग रहा है, आपकी पार्टी का इसमें क्या? भारत का संविधान जो कहेगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होगा, यदि भारत के संविधान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो उसकी व्याख्या करता है, ठीक है, अगर जिसके पक्ष में ये बोलेंगे हम उसके साथ। हम अदालत में विश्वास रखने वाले लोग हैं, न्यायपालिका में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं और भारतीय संविधान के अनुसार और न्यायपालिका के अनुसार जो कुछ भी होगा, जो भी डिसीजन लिया जाए, बहुत सफाई से आपने जवाब दिया है। जब गृह मंत्री ने कह दिया है तो ये निश्चित ही लागू होना ही है, इसमें न्यायपालिका की फिर कोई बात नहीं आती है। नहीं, अगर देखिए, गृह मंत्री सब कुछ नहीं ना है, प्रधानमंत्री भी सब कुछ नहीं है। अगर ये होगा तो मामला जाएगा कोर्ट में, गया भी है शायद। आपका हिस्सा, आपका नाम है कि कोर्ट के फैसले के साथ? ठीक है ना, लेकिन हम कोर्ट के फैसले के साथ हैं, ठीक है। और कोर्ट की एक पैनी निगाह इस पर है, कोर्ट क्या डिसीजन देती है, और संविधान को ध्यान में रखते हुए जो कुछ भी होगा, लोकसभा राज्यसभा से तो सीए पारित हो ही चुका है। पहले सीए भी था, फिर सीए पारित हुआ, एक्ट बन गया, वो तो कानून बन चुका है। और उस कानून को चुनौती केवल सुप्रीम कोर्ट में ही दिया जा सकता है, और दे भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में शायद उसका मामला है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा तो किसी भी राज्य की सरकार हो, मानना उसकी बाध्यता होगी। और यदि एक खिलाफ में देगा तो फिर सीए के खिलाफ में हम भी होंगे। अभिषेक जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन दिनों जो ये बातें आ रही है, ठीक है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है सेतु का काम करेंगे, लेकिन सीए वाला जो मुद्दा है, एनआरसी का जो मुद्दा है, ये तो राज्य अपने हिसाब से लागू अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं सेंट्रल से टकराव। देखिए, जो मेरी समझ है, केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है, उसमें राज्य कितना हस्तक्षेप कर सकता है वो टेक्निकलिटी की चीज़ है, थोड़ा पेचीदा मामला है, उसको समझना पड़ेगा। इस वक्त मैं ये जोखिम नहीं लेना चाहता कि जानकारी के अभाव में कुछ भी बोल दूं, लेकिन बीजेपी एक तरह से कह सकते हैं कि आमादा है इसको लागू कराने को लेकर, और बीजेपी के बयान सामने आते हैं। और इस तरह के दूसरे कानून भी, आप 3 तलाक की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में जो मेरी जानकारी है, जो जितना मैंने समझा है, उत्तर प्रदेश में शायद कानून बना है। कॉमन सिविल कोड को लेकर बीजेपी शासित एक राज्य में उसके लिए ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी तैयारी है। तो बीजेपी का जो एजेंडा है, बीजेपी जो करना चाहती है वो कर रही है और करने की स्थिति में है। ऐसे में नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी को कितना रोक पाएंगे, आपको ये भूलना नहीं चाहिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ बड़े भाई की भूमिका में है, और सिर्फ बड़े भाई की भूमिका में नहीं है। फासला 43 और 74 या 76 का है, अंतर है, बिल्कुल लंबा फासला है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए चुनौती होगी कि कैसे इसको रोक पाएंगे, जेडीयू कैसे रोक पाएगी, और नीतीश कुमार इसको रोक पाते हैं, या किस तरह से बीजेपी को अपने हिसाब से ट्रीट करते हैं। क्योंकि मैंने कहा, अटल अडवाणी वाली बीजेपी नहीं है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी वाली बीजेपी है। तो अगर अपने हिसाब से बीजेपी को आज भी ट्रीट करने की स्थिति में है, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार को लेकर ये परसेप्शन जाएगा कि उनका कद
अब भी वही है, भले ही वो छोटे भाई की भूमिका में आ गए हों, लेकिन कई बार ये लगा है कि नीतीश कुमार की अगर 43 सीटें हैं तो बीजेपी उनको अपने हिसाब से ट्रीट करती है और नीतीश कुमार को वो ट्रीटमेंट सहना भी पड़ता है। लेकिन कई बार ये लगा है कि नीतीश कुमार बीजेपी पर हावी हो गए हों और बीजेपी नीतीश कुमार के सामने सरेंडर है, जैसे मौजूदा वक्त में लग रहा है कि भूपेंद्र यादव को हटाना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान को लाना पड़ा। तो ये जो उतार चढ़ाव है दोनों के बीच, कभी कोई भारी पड़ता है कभी कोई भारी पड़ता है, सीए एनआरसी के मामले में कौन भारी पड़ेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अभिषेक जी, आखिरी सवाल आपसे ही लेंगे। हमने टकराव की बात इसलिए किया कि जिस बिहार ले लीजिए, आप पश्चिम बंगाल ले लीजिए, यहाँ के दोनों मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है, उनके नेताओं का कहना है कि हमारे यहाँ लागू नहीं हो। देखिए, बयान अलग है, लागू होगा नहीं होगा। मैंने पहले बताया कि गृह मंत्री अमित शाह, ये नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी है और धारा 370 और दूसरे मामलों में या फिर जो एजेंडा है बीजेपी का, उसको लेकर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री किस तरह से काम कर रहे हैं। उदाहरण भी मैंने दिया, 3 तलाक और कॉमन सिविल कोड, एक बीजेपी शासित राज्य में जो ड्राफ्ट भी तैयार हुआ है। तो ऐसे में बिहार में ये होगा नहीं होगा देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार के रहते बीजेपी अगर इसको लागू कराना चाहेगी तो बीजेपी की राह आसान नहीं है, बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल की बात है। धन्यवाद आपका। तो आपने सुना जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान को ला करके बीजेपी और जदयू में एक सेतु बनाने का प्रयास किया गया है, वो कहां तक सफल होता है या सीए और एनआरसी को लेकर के स्पष्ट हो जाएगा। आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे रवजी लाइव के साथ।